Good morning, students. This is Meiji Constitution General Features. Meiji Constitution यानी कि जापान का संविधान। सबसे पहले जापान के संविधान का इंट्रोडक्शन। द मेiji कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इन फोर्स फ्रॉम नवंबर 1890 टू May 1947. On 3rd May 1947, the Showa Constitution came into force. This constitution, as we have seen in the last chapter, was prepared by the headquarters of General MacArthur. So it was a constitution forced by the people of Japan by General MacArthur. अगस्त 1945 में जब जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया तो पराजित जापान के मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर जनरल मैकार्थर ने 11 अक्टूबर 1945 को जापान कैबिनेट को सूचित किया कि देश के लिए एक नया संविधान बनाना जरूरी है। फलस्वरूप सरकार ने इस कार्य के लिए एक संवैधानिक अनुसंधान समिति को बनाया, लेकिन उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसलिए जापानी मंत्रिमंडल के सहयोग से जनरल मैकार्थर ने ही 3 नवंबर 1946 में एक संविधान की स्थापना की और साथ ही साथ 3 मई 1947 को ये नवीन संविधान देश में लागू किया गया। और अब आप इसके जनरल फीचर्स देखेंगे। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। जो नया संविधान जापान में लागू किया गया इसे जापान का संविधान कहा जाता है, जबकि जो 1889 का संविधान था उसको जापानी साम्राज्य का संविधान कहा जाता था या कि शोवा कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। जापान के वर्तमान संविधान का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इसमें एक प्रियम्बल और 103 धाराएं हैं और 11 चैप्टर हैं। इसके द्वारा जापान में प्रजातंत्र की स्थापना की गई है और 11 अध्यायों का ये संविधान करीब 20 पेज का है और इसकी भाषा बहुत ही सरल दी गई है। दूसरा जो विशेष पॉइंट है जापान के संविधान का, दैट इज द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी कि पब्लिक की संप्रभुता। ऐसी सुंदर प्रस्तावना जापान के संविधान में दी गई है। इस संविधान के द्वारा सभी राष्ट्रों के साथ शांति और सहयोग बनाए रखने पर बल दिया गया है। युद्ध की निंदा की गई है। शासन को एक पवित्र धरोहर घोषित किया गया। शासन सत्ता का स्रोत जनता है और उसका संचालन भी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाएगा। जापान का जो एम्परर है, जो राजा है, वो केवल सिंबल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। बाकी जो संप्रभुता है यानी कि सारी शक्तियां हैं वो जनता के अंतर्गत निहित मानी जाएंगी। जनता ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था में भी एक सम्मानित स्थान प्राप्त करने की दृढ़ आकांक्षा प्रकट करी है। जापान की जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए विश्व में एक शांतिप्रिय राष्ट्रों की न्याय भावना और सद्भावना में विश्वास किया है। यानी कि जापान जो है एक शांतिप्रिय देश है और वो युद्ध का परित्याग करता है, जिसको आप तीसरी स्लाइड में देखेंगे। तीसरा पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कठोर संविधान। कठोर संविधान उसको कहते हैं जहां पर संविधान में अमेंडमेंट या सुधार बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान इज रिजिड एंड द प्रोसीजर प्रपोज्ड टू अमेंड इज टफ। यानी कि जापान का जो संविधान है वो काफ़ी कठोर है और इसको अमेंड करने का या इसमें सुधार करने का जो तरीका है वो काफ़ी कठिन माना जाता है। जापानी संविधान अनमनीय है। इसके संशोधन की विधि काफ़ी कठिन है, परंतु ये इतना कठिन नहीं है कि इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए किसी और राज्य की तरह कठिनाई हो। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा कठोर है और उसके अमेंडमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। इतना ज़्यादा भी रिजिड नहीं है, लेकिन इसकी कार्यशैली को देखते हुए इसको एक कठोर संविधान की श्रेणी में ही रखा जाता है। जापानी संविधान के संशोधन की विधि संविधान की धारा 96 में दी गई। इसके बाद है रिएनिसेशन ऑफ वॉर, यानी कि जापान जो है वो युद्ध का परित्याग करता है।
जापान के संविधान में युद्ध का परित्याग किया गया है तथा दूसरे राष्ट्रों के साथ विवाद निपटाने के लिए बल प्रयोग या धमकी का परित्याग करता है। विश्व के अन्य किसी भी देश में संविधान में युद्ध के परित्याग की बात नहीं दी गई है, जबकि जापान के संविधान में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जापान का संविधान युद्ध का परित्याग करता है। लिमिटेड मोनार्की यानी कि राजशाही जो है वो एक लिमिटेड रूप में होगी, या जो एम्परर है या जो राजा है उसकी जो एम्परर है, जो राजा है, उसकी जो पावर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्परर इज बेस्ड ऑन ओल्ड ट्रेडिशंस। अंडर द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एम्परर was the source of all authority, but under the new constitution is the symbol of the state। जो पुराना संविधान था उसके अनुसार जो वहाँ का राजा था उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन नए संविधान के अनुसार राजा को बहुत ही कम शक्तियाँ प्राप्त हैं और वो केवल सिंबल ऑफ द स्टेट का, राज्य का केवल एक प्रतीक माना जाता है। जो सोवरेनिटी रिसाइड्स विद द पीपल, और जो संप्रभुता है वो जनशक्ति पे निर्धारित है, जनशक्ति के अनुसार चलती है। द एम्परर इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वो केवल एक राजनीतिक हेड है। ऑल द एक्ट्स ऑफ द एम्परर आर बी परफॉर्म्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल एंड विद द एडवाइस एंड द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। राजा के जितने भी कार्य होते हैं वो या तो लोगों के संरक्षण के अनुसार होते हैं, लोगों की एडवाइस के अकॉर्डिंगली होते हैं, और या फिर कैबिनेट के अप्रूवल के बाद होते हैं। ऑल द इम्पीरियल प्रॉपर्टी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, और जितनी भी राजशाही प्रॉपर्टी है वो सब अब स्टेट की है। विद द ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड टू बी मेट विद द एनुअल डाइट अप्रोप्रिएशंस, और डाइट के अप्रोप्रिएशन से एक सीमित खर्च राजा को दे दिया जाता है। इसके अलावा उसके सारे जो धन संपदा है वो अब राज्य की मानी जाती है। जिस तरीके से ब्रिटेन राजशाही परिवार का हिसाब किताब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली किया जाता है, उसी तरीके से जापान की पार्लियामेंट भी वहाँ के राजा को एक सीमित खर्च प्रदान करती है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली का अर्थ है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री को मैक्सिमम पावर्स दी गई हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान स्टैब्लिश्ड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश पैटर्न। बिल्कुल ब्रिटिश पैटर्न पर यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉलो किया गया है। डाइट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड दिस द सोल लॉ मेकिंग बॉडी। जो डाइट यानी कि जो यहाँ की पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट ऑर्गन है स्टेट का, और एक सोलो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि कानून बनाने के सारे अधिकार जो हैं वो यहाँ की डाइट को दिए गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द डाइट एंड अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल टू इट। जो प्रधानमंत्री है वो डाइट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और कैबिनेट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन और मेक एन अपील टू द नेशन ऑन द एडवर्स वोट और द वोट ऑफ सेंसर और बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। निचला सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका जो नेता होता है, बहुमत दल का नेता, वही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट क्लियरली डिफाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। लेकिन मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा कैबिनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मेंशन नहीं किया गया है। आर्टिकल 55 implied that the ministers were responsible to the emperor and not to the diet। आर्टिकल 55 ये कहता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो एम्परर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि पार्लियामेंट के। उसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सेलियंट फीचर्स का, दैट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि एकात्मक शासन। जापान का जो संविधान है वो एकात्मक है, यद्यपि प्रशासन की दृष्टि से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। संविधान द्वारा शक्तियों का कोई विभाजन नहीं किया गया। यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक शासन यानी कि सारी पावर्स जो है वो एक केंद्र में निहित है, और केंद्र जो है एक शक्तिशाली केंद्र को केंद्र जो है वो काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। संविधान द्वारा शक्तियों का कोई विभाजन नहीं किया गया। संपूर्ण शक्तियों का स्रोत केंद्र को माना जाता है। डाइट के अधिनियमों से प्राप्त अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार ही शक्तियों को घटाया बढ़ाया जाता है।
प्रशासन की सुविधा के लिए स्टेट्स को जो भी पावर्स दी जाती हैं वो केंद्र के द्वारा दी जाती हैं, उनको कभी भी वापस लिया जाता है और कभी भी उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज बाइकैमरल सिस्टम, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब जो यहाँ की डाइट है या जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर दो सदन पाए जाते हैं, एक ऊपरी सदन और एक लोअर सदन। अपर चैम्बर इज कॉल्ड ऑफ हाउस ऑफ काउंसिलर्स, जो उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहा जाता है। द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। द हाउस ऑफ काउंसिलर्स कंटेन्स 252 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर 6 years। जो उच्च सदन है यानी कि हाउस ऑफ काउंसिलर्स, उसमें 252 मेंबर्स हैं जो कि 6 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/2 इसमें से हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। There are 512 members in the House of Representatives who are elected for 4 years, और 512 मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में निर्वाचित किए जाते हैं जो कि 4 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सरकार का कार्यकाल है वो 4 साल तक किया जाता है। द मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ काउंसिलर्स। साथ ही साथ हर देश की मैक्सिमम देशों की व्यवस्था के अनुसार जो मनी बिल है वो यहाँ पर भी अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, हालांकि अमेंडमेंट और रिजेक्ट करने का अधिकार अपर हाउस को दिया जाता है। लेकिन अगर लोअर हाउस 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को दूसरी बार पास कर देता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। दस इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंजॉय प्राइमेसी। इसी तरीके से हर द्विसदनात्मक देश की तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या लोअर हाउस जो है वो प्राइमेसी यानी कि प्राथमिकता को एंजॉय करता है। नेक्स्ट इज एंड इज ड्यूअलिज्म। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम वॉर काउंसिल हैड ब्रॉट अबाउट ड्यूअलिज्म इन द ऑपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये जो ड्यूअलिज्म है ये एक जापान के संविधान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर द्वैतवाद को एबॉलिश किया गया है। द सुप्रीम वॉर काउंसिल वर कंपोज्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्स हु वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सिविल अथॉरिटी, दे वर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द एम्परर। द्वैतवाद के यहाँ पर एक सुप्रीम वॉर काउंसिल बनाई जाती है जिसके इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स आर्म ऑफिसर्स जो होते हैं वो सिविल अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो केवल राजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। द एम्परर यूज टू टेक एडवाइस फ्रॉम बोथ द कैबिनेट एंड द सुप्रीम वॉर काउंसिल। जो राजा है वो कैबिनेट और सुप्रीम वॉर काउंसिल दोनों से ही सलाह मशवरा करता है। इन द केस द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट डिफर फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द वॉर काउंसिल, द एम्परर एक्सेप्टेड द एडवाइस ऑफ द वॉर काउंसिल। और यदि ये स्थिति आती है कि कैबिनेट और वॉर काउंसिल की जो विचार हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, उनमें कोई मतभेद होता है, तो एम्परर हमेशा वॉर काउंसिल की जो मत है उसको एक्सेप्ट करता है। द वॉर काउंसिल वॉज नॉट अ सर्टेन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। इसका जो उल्लेख है वो कहीं पर भी संविधान में नहीं किया गया है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ के रूप में जानी जाती है। Next is fundamental rights. Chapter 3 of the Constitution enumerates the various rights guaranteed of the people of Japan. Chapter 3 जो है संविधान का जो Chapter 3 है वो इसमें मौलिक अधिकारों का समावेश करता है। जापान के संविधान में अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख 3रे अध्याय में किया गया है। इसकी 10 से 40 तक की धाराओं का संबंध इसी महत्वपूर्ण विषय से किया गया है। संविधान में कहा गया है कि यह अधिकार शाश्वत और अलंघनीय हैं और तथा स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान द्वारा दिए गए हैं। द कोर्ट्स डिड नॉट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लेकिन यहाँ पर कोर्ट्स को न्यायिक पुनरावलोकन की का अधिकार प्राप्त नहीं है। इट एन्यूमरेट्स ऑल दोज राइट विच आर जनरली गारंटीड बाय द अदर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस। ये अधिकार बिल्कुल उन्हीं अधिकारों की तरह हैं जैसे और दूसरी
देशों में अधिकार दिए गए हैं। 1 articles are contained to this chapter. In this chapter, all the important rights such as the right to equality before law, abolition of the discrimination, right of franchisee, right to freedom of religion, press, right to education, right to assemble, हर देश की तरह यहाँ पर भी हमको समानता का अधिकार दिया गया है। किसी भी आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, इसका अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये सब अधिकार जो है इनको संविधान द्वारा दिए गए हैं। द जुडिशरी हैज़ बीन गिवन द पावर टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, और साथ ही साथ जुडिशरी जो है वो इन सब पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मान्य है। तो ये जो है जापान के आपके विशेषताएं हैं, जापान के संविधान की विशेषताएं हैं, मेजी संविधान की विशेषताएं हैं, ना कि शोवा संविधान की। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। शोवा संविधान वो था जिसे जापान के साम्राज्य का संविधान कहा जाता था, और वो पुराना संविधान था। जो नया संविधान 3 मई 1947 को लागू किया गया है, जिसे मेजी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जापानी संविधान कहा गया है, उसके ये सब सेलिएंट फीचर्स हैं या जनरल फीचर्स हैं या विशेषताएं हैं।